अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें टेस्ट के मैदान से, चूंकि पाकिस्तान इस वक्त टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस जो कि अब से नई टेस्ट चैंपियनशिप शुरू हुई है उसके पॉइंट टेबल पे टॉप पे खड़ा है। श्रीलंका को पहले मैच में शिकस्त दी और बहुत बासानी शिकस्त दी, डोमिनेंसी दिखाई पाकिस्तान ने। दूसरे टेस्ट मैच में भी डोमिनेंसी है। आज तीसरा दिन है खेल का। 2 दिन जो रहे उसमें पहले दिन ही पाकिस्तान ने श्रीलंका को 166 यानी 166 पर आउट कर दिया। मैं ज़रा बॉलिंग पर ज़्यादा बात करूंगा और बैटिंग पर ऑब्वियसली कि सेकंड डे बारिश की नज़र हुआ ज़्यादा, लेकिन पाकिस्तान ने सेकंड डे बारिश से पहले तक की अगर बात करूं तो 12 रन की बर्तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान ने टेक्निकली इस टेस्ट मैच को तेज खेला। ज़रा बेसबॉल जिसका हम जिक्र करते हैं तो यहाँ पर आजकल आप देख रहे होंगे एक नई टर्म बॉबी बॉल आ रही है। बॉबी बाबर आजम को कहा जाता है, उनका निकनेम है, उन्हें प्यार से कहते हैं। वैसे तो पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया उनसे बहुत प्यार करती है। तो अच्छा एक दिखने में मिल रहा है मुझे टेस्ट का ये टेम्परामेंट, जब पाकिस्तान के बैटर्स भी तेज़ खेल रहे हैं। हमारे 4 खिलाड़ी पहले टेस्ट मैच में आउट हुए। सऊद शकील, आगा सलमान ने कमाल कर दिया। नसीम शाह आए, 75 बॉल्स खेली। बॉल्स खेलना उस वक्त बहुत ज़रूरी था, तो सऊद शकील टेल एंडर्स को चलाते रहे, नौमान अली को चलाया उन्होंने साथ, नसीम शाह ने शानदार उनका साथ दिया। तो पाकिस्तान ने टोटल सबकत हासिल की पहले में भी। दूसरे में भी मुझे ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमने आगे वर्ल्ड कप खेलना है, उससे पहले एशिया कप खेलना है। दोनों 50 ओवर्स के हैं। चलें, पाकिस्तान को वनडे नहीं मिला, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी प्रैक्टिस वनडे जैसी इस टेस्ट मैचेस में कर ली है। अब टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान का आगाज़ जो है वो जीत से हो रहा है। बहुत अच्छे साइन है मेरी नज़र में। टीम टोटल अच्छी दिखाई दे रही है। अब्दुल्ला शफीक, जिसको मैं बहुत अरसे से कह रहा था बहुत अच्छा प्लेयर है, थोड़ा सा कुछ करना होगा, चलें वो भी इन्फॉर्म हुआ और आ गया अपने निक में और स्कोर करना शुरू कर दिया। ये जो 2 दिन हुए इस पर, वर्ल्ड कप पर, फिर एशिया कप और इस सिनेरियो पर कि पाकिस्तान से बाहर होना है, ऐसी पिचेस पे होना है, हमारे बॉलर्स ने जो परफॉर्म किया उसमें पेसर्स हावी रहे, तो ये मेरे लिए बड़ी खुशाइन बात बल्कि सबके लिए होगी। चूँकि इंडिया और श्रीलंका और पाकिस्तान या दुबई हो, तकरीबन एक जैसी पिचेस होती हैं, तो पेसर्स का ज़्यादा काम नहीं होता, लेकिन हमारे पेसर्स ने कमाल किया। काशिफ शबीर और अहमद हमाद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ भाई, अच्छा रहा पहला टेस्ट मैच और पाकिस्तानी बॉलर्स, मुझे ज़्यादा खुशी ये है कि हमारे जो पेसर्स हैं, जिनका मेरा ख्याल है इंडिया में ज़्यादा काम होगा, चूँकि हमारे स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा है, वाइट बॉल का, रेड बॉल में हम स्ट्रगल कर रहे हैं, पर हमारे पेसर्स ख़ास तौर पे शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह एक्सीलेंट बॉलिंग की है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पाकिस्तान का सारा डिपेंड ही करता था पाकिस्तान अपने पेसर्स के ऊपर। और पहली इनिंग में अच्छी बर्तरी दिलवाई हमारे पेसर्स ने। जब शुरू में शाहीन शाह अफरीदी ने ऊपर से विकेट ली, साथ दिया नसीम शाह ने, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से स्पिनर्स ने उनको कॉम्प्लीमेंट किया, वो भी सराज तहसीन पेश करनी चाहिए उनको भी। पहली इनिंग में इबरार ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और उसने विकेट ली। और दूसरी इनिंग में जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि नौमान अली ऐसी बॉलिंग करेगा, उसने अपनी बॉलिंग को इम्प्रूव किया, अपनी पेस को इम्प्रूव किया। 81-82 किलोमीटर की जो स्पीड पेस से वो बॉलिंग कर रहा था, उसको बढ़ा के जब वो 90 पे लेकर गया और 85 प्लस किया, तो आप देखेंगे उससे काफी इम्पैक्ट पड़ा उनकी बॉलिंग पे। और उन्होंने मुश्किल क्रिएट की श्रीलंकन बैट्समैन के लिए और श्रीलंकन ने विकेटें अपनी वहां पर खोई। और अगर दूसरे टेस्ट मैच को देखा जाए तो वहां पर दोबारा पेसर्स ने अपना रोल अदा किया। लेकिन जहां हल्की सी मूवमेंट मिलेगी, जहां वेदर कंडीशन ऐसी हो कि जहां बॉल हल्की स्पिन और स्विंग कर रही हो, वहां डेफिनेटली आज जब 145-150 के करीब गेंद करेंगे तो स्विंग भी हो रही हो तो डेफिनेटली प्लेयर्स को और बैट्समैन को प्रॉब्लम आती है। लेकिन यहाँ साथ मैं ये भी कहूंगा कि जो श्रीलंकन बैट्समैन थे, उन्होंने भी जिम्मेदारी से बैटिंग नहीं की। तो रन आउट हो जाना टेस्ट मैच में बहुत ही ज्यादा केयरलेस बैटिंग है, बल्कि बहुत ज्यादा ये सुसाइडल बैटिंग है अगर आप उसको कंसिडर करें टेस्ट मैच के लिए। तो उसको भी पाकिस्तान ने उससे भी फायदा भरपूर उठाया। और जब एकदम प्रेशर डाल दिया श्रीलंकन बैट्समैन के ऊपर, फिर वो प्रेशर कभी भी पाकिस्तान ने कम होने नहीं दिया। और यहाँ पर कैप्टनसी की भी बात देनी चाहिए बाबर आजम की, कि उन्होंने जिस हिसाब से अपने बॉलर्स को इस्तेमाल किया, उनको अंदाजा हो रहा था कि यहाँ नुमान अली का आज इतना काम नहीं है, तो उन्होंने इकरार के साथ उसको परसिस्ट किया। और देखें आपका रिजल्ट ऐसा आया कि हमने बहुत ही कम टोटल पे रिस्ट्रिक्ट किया श्रीलंकन बैट्समैन को। अच्छा अहमद भाई, हम जब बात करें ख़ास तौर पे इन चीज़ों की, कि जब हम देखते हैं कि पेसर्स का एक कॉम्बिनेशन हमेशा से हमारे पास बहुत अच्छा रहा। हम काफ़ी अरसे से ये स्ट्रगल कर रहे थे कि जो हमारी होम सीरीज़ हुई हैं टेस्ट के हवाले से, हम जीत नहीं पा रहे थे। लेकिन अवे सीरीज़ अगर देखूं तो 9 मैचेस हैं बाबर आजम के, 7 उसने जितवाए हैं अवे सीरीज़ में। अवे की बात कर रहा हूँ तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड है बाबर आजम का अवे में। अब मुझे लगता है जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट वी आर प्लेइंग राइट नाउ, तो ये ज़रा डिफरेंट है। जो पहले की खेलते थे उससे बहुत डिफरेंट है, अप्रोच भी डिफरेंट है।
सही है अरसलान, वो कहते हैं ना कि आप लेसन लर्न करते हैं अपनी मिस्टेक से। लास्ट ईयर अगर सीरीज़ देखी जाए, लास्ट ईयर की टेस्ट में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखी है अगेंस्ट इंग्लैंड एंड अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो पैथेटिक कह लें, और ओवरऑल पाकिस्तान टेस्ट मैचेस नहीं जीत पाया लास्ट ईयर। लेकिन फिर वो आप एड्रेस करते हैं अपनी शॉर्ट कमिंग्स को, वही पाकिस्तान ने किया। कुछ फिटनेस के इश्यूज थे, शाहीन शाह अफरीदी रेड बॉल में बड़े अरसे बाद आए, नसीम शाह के भी थोड़ा-सा, क्योंकि शॉर्टर फॉर्मेट में तो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन फिटनेस उनकी क्वेश्चनेबल थी कि क्या वो टेस्ट मैच में भी लंबे स्पेल कर पाएँगे। लेकिन दोनों ने अपनी फ़िटनेस पे काम किया और दोनों को आप क्रेडिट दें कि बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस, नए बॉल का इस्तेमाल, नए बॉल का बेनिफिट पाकिस्तान को दिलवाया। और मुझे हैरत ये हुई कि श्रीलंकन कैप्टन करुणारत्ने, उन्होंने कहा कि हमें पता है कि पाकिस्तान के फ़ास्ट बॉलर्स जो हैं, वो नया बॉल बहुत अच्छा यूज़ करते हैं। ये कहने के बावजूद, ये स्टेटमेंट देने के बावजूद दोनों टेस्ट में उन्होंने पहले बैटिंग की। तो उनसे तो पहले तो कोई ये पूछे कि आप खुद ही ये कह रहे हैं और उसके बाद से फिर आप अपने बैट्समैन को एक्सपोज़ कर रहे हैं अच्छा, वैसे अगेंस्ट वर्ल्ड अहमद क्लास। भाई, अगर मैं आपसे इस पे डिस्कस करूं दोनों हजरात से, पहले आपका व्यू लूं। मेरा ये ख्याल था, मैंने भी ये देखा, मैं बड़ा हैरान हुआ कि पहले बैटिंग, जो कंडीशंस थी, बादल हो रहे थे, ह्यूमिड लेवल था, बॉल को स्विंग होना था, तो शायद वो उन्होंने अपनी बैटिंग का सहारा इसलिए लिया कि उनके पास पेसर्स नहीं है, कि उन्हें लगा कि उनके पेसर्स अगर शुरू के स्पेल होंगे वो अच्छे नहीं कर पाएंगे, मे बी, ये मेरा ख्याल है, तो शायद इस वजह से उन्होंने बैटिंग करना ज़्यादा बेहतर समझा। ये भी एक वजह है, और दूसरा फोर्थ इनिंग में श्रीलंकन पिचेस पे कोई भी टीम बैटिंग नहीं करना हम्म। चाहती, क्योंकि वहाँ स्पिनर्स फ्रेंडली होती है। ये एक और रीज़न है जिसकी वजह से। लेकिन जब पहले टेस्ट में आपको नाकामी हुई, आप नहीं अपना प्लान एग्जीक्यूट कर पाए, आपके बैट्समैन नहीं परफॉर्म कर, तो सेकंड टेस्ट में दोबारा वही मिस्टेक रिपीट करना, ये श्रीलंका के पार्ट पे मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी एक गलती है। और पाकिस्तान की इस वक्त जो पोजीशन है, इसको क्रेडिट देना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड की तर्ज की क्रिकेट को अपनाया। हम्म। उसके लिए आपके पास रिसोर्सेज़ होने चाहिए। तो शान मसूद को क्रेडिट दूँगा। पहली मैच की पहली इनिंग में शान मसूद ने जो आके 30 बॉल पे 39 आपकी इनिंग को मोमेंटम दिया, और उस मोमेंटम को उसके बाद से बेशक आपकी विकेटें गिरी, 101 पे 5 आउट हो गए। फिर आपको क्रेडिट देना पड़ेगा सऊद शकील को, सलमान अली आगा को, कि हैं तो यंगस्टर दोनों, लेकिन दोनों के पास एक टेक्नीक है। एक स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत लेट खेलते हैं, सऊद शकील की क्रीज़ में बहुत डीप जाके खेलते हैं। दूसरे सलमान अली आगा कहते हैं कि स्पिनर्स को अगर आपको खेलना हो तो आपको कदमों का इस्तेमाल करना हम्म। आना चाहिए। आपको उसको अपने ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, उसकी लेंथ को डिस्टर्ब। तो सलमान अली आगा दोनों डिफरेंट टाइप के बैट्समैन, एक ने स्टे किया लेकिन बाउंड्रीज फिर भी नहीं छोड़ी, और सलमान अली आगा ने अटैक किया। तो श्रीलंका ऑन द बैक फुट, जब उन्हें नजर आया कि 177 रन की एक सिग्निफिकेंट पार्टनरशिप उनके हाथ से गेम निकल गई थी, उसके बाद से तो पाकिस्तान फिर हावी रहा। सेकंड इनिंग में प्रेशर है, आपको पता होता है कि एक इनिंग में अगर 100 रन की भी लीड हो दूसरी टीम को, तो दूसरी टीम पहली टीम प्रेशर में आ जाती है, बिल्कुल और ठीक वही बात है। हुआ, उस अच्छा, चलिए प्रेशर का 2-3 पाकिस्तान ने चीज़ें फायदा। और होंगी। एक तो हम ज़रा आईसीसी का वर्ल्ड कप का प्रोमो भी ज़रा उस पर भी बात कर लेंगे कि ये आईसीसी किसका मतलब है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल का मतलब है या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। प्रोमो में बाबर आजम जैसा दुनिया का टॉप प्लेयर, उसका शॉट नहीं, पूरी दुनिया में इस पर तनकीद भी हो रही है। वेस्ट इंडीज़ के शॉट्स लगा दिए हैं जो इस वर्ल्ड कप का हिस्सा ही नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे खाली इंडिया अपना प्रोमो दिखाकर, तो लगता यूँ है जैसे वो समझते हैं कि प्रोमो बनाएंगे और हम जीत जाएंगे। उन्हें लगता है कोई बॉलीवुड की फिल्म है जिसके तहत वो जीतेंगे। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन और बॉलिंग लाइन इस वक्त दुनिया की बेहतरीन वनडे टीम और वनडे साइड है। इंशाल्लाह से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। ये एशिया कप में भी हमें अंदाज़ा हो जाएगा। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि हमने कहा था कि अब हम बात करेंगे ज़रा वर्ल्ड कप प्रोमो पर भी, पाकिस्तान के आगे आने वाले मैचेस पर भी, वर्ल्ड कप, एशिया कप, इन दोनों पर। काशिफ भाई, प्रोमो आपने देखा होगा आईसीसी का, लोग तो काफ़ी ट्रोलिंग कर रहे हैं सोशल मीडिया पर भी, और वैसे भी इस पर बात हो रही है मुख्तलिफ दुनिया भर के प्रोग्राम्स में, आर्टिकल्स में, कि अजीब व गरीब किस्म का प्रोमो बना दिया। अब बिल्कुल सही बात है, और अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के कहने की बजाय दुनिया जो है वो लान तान कर रही है इंडिया को, जो उन्होंने हरकत की है पाकिस्तान के साथ। ये तो हमें हमेशा से पता है कि इंडिया जो है वो एक्सप्लॉइट करता है, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि आईसीसी को एक्सप्लॉइट करता है। यहाँ मेरा ख्याल है जो कदम उठाना चाहिए वो आईसीसी को उठाना चाहिए, क्योंकि बदनामी आईसीसी की ज्यादा हो रही है एज कम्पेयर टू इंडिया। आप देखें पाकिस्तान जो इस वक्त हर लिहाज से, मैं समझता हूँ कि दुनिया क्रिकेट पे छाया हुआ है, चाहे वो टेस्ट मैचेस हो, चाहे वो T20 हो, चाहे वो वनडे हो। और इंशाल्लाह हम ये साबित करके दिखाएंगे जब ये वर्ल्ड कप के मैचेस होंगे इंडिया में, और इससे पहले एशिया कप जो होगा श्रीलंका और पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान को इसका जवाब, फिर वही बात है कि पाकिस्तान का जवाब जीत कर देना चाहिए।
और बहुत अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान को कहने की बजाय दुनिया ने इस चीज को रियलाइज किया कि ऐसा प्रोमो बना दिए जिसमें बाबर आजम नजर नहीं आ रहा, जिसमें वेस्ट इंडीज जो है वो बहुत ज्यादा नजर आ रही, जो कि खेल ही नहीं रही वर्ल्ड कप, और उसके अलावा पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स नजर नहीं आ रहे। आप देखिए पाकिस्तान वो वाहिद टीम है जिसमें 4 हमारे बॉलर्स 150 प्लस हैं। ये अभी तक क्रेडिट किसी और दुनिया क्रिकेट के पास नहीं है, और इंशाल्लाह हम इस चीज को भरपूर तरीके से एक्सप्लॉइट करेंगे इंडियन टर्फ पर जाकर। लेकिन यहाँ मुझे खतरा ये लग रहा है कि इंडिया ऐसी विकेटें बनाएगा जहां पर पाकिस्तान के बॉलर्स जो हैं शायद उस हिसाब से अपनी पेस का इस्तेमाल ना कर सके। लेकिन इंडिया को एक चीज याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान के पेसर्स जहां पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां रिवर्स स्विंग भी पाकिस्तान के पेसर दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तो बॉल जितनी जल्दी पुरानी होगी वो फिर पाकिस्तान के बेनिफिट में जाएगी। लेकिन वनडे क्रिकेट में आपको भी पता है कि 2 बॉल्स इस्तेमाल होती हैं दोनों एंड से, तो वो पाकिस्तान के लिए और बेहतर हो जाएगा। जितनी जल्दी गेंद पुरानी होगी पाकिस्तान उसको एक्सप्लॉइट करेगा उस चीज को भी। तो हर लिहाज से पाकिस्तान की टीम बेहतर है। और जो आप टेस्ट की बात कर रहे थे अहमद के साथ, तो आप देखिए कि मैं हमेशा से इस बात को आपके प्रोग्राम में भी कहता रहा हूँ कि ये बेसबॉल जो है ये एक माइंड सेट है, और ये माइंड सेट ने ट्रेवल करना है थ्रू आउट द क्रिकेट फ्रेटर्निटी। और आप देखिएगा कि हर क्रिकेटिंग प्लेइंग नेशन अब तेज खेलेगी। अब वो दौर चला गया, 2-2.5 की एवरेज से खेलने वाला दौर बिल्कुल चला गया। अब 4-4.5 की एवरेज होगी। आपने एशेज में हालिया एशेज में देखा कि अब तो 5+ पे खेल रही है इंग्लैंड, और उसने फोर्स किया ऑस्ट्रेलिया को कि ऑस्ट्रेलिया भी 4-4.5 का रन रेट है वो मेंटेन करे। तो इसके दुनियाई क्रिकेट में ये एवोल्यूशन आ रही है। T20 के आने के बाद ये एवोल्यूशन जो है ना सिर्फ इसने वनडे क्रिकेट में अपना कदम जमाए बल्कि टेस्ट क्रिकेट को भी कर रहा है, और इसी वजह से क्राउड को बड़ा पुल कर रही है ये क्रिकेट। आप देखें कि एशेज में तमाम ग्राउंड में फुल होते थे। अब श्रीलंका ग्राउंड में भी पाकिस्तान ने जिस हिसाब से क्रिकेट खेली, जो कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था पाकिस्तान से कि वो स्टैंडर्ड की क्रिकेट खेलेगी, तो यहाँ पर भी क्राउड। तो चले फिर इसका मतलब है कि थोड़ा हौसला दें ना, बात करें बॉबी बॉल की भी। बेसबॉल की बात करते हैं, अब तो बॉबी बॉल की भी बात करें। मैं तो हमेशा अहमद से पूछते हैं, अहमद के प्रोग्राम में भी हमेशा मैं ये बात में नहीं मानता था कि ये ट्रेंड जो है ये पाकिस्तान को अडॉप्ट करना पड़ेगा। और बहुत अच्छा है कि पाकिस्तान उन इब्तदाई मुल्कों में है जिन्होंने इस ट्रेंड को अडॉप्ट किया। पिछले मैच में देखें 4 ऊपर की विकेटें गिरने के बावजूद पाकिस्तान ने मेंटेन किया और 4-4.5 के रन रेट को से आखिर तक लेकर गए स्कोर को। वही वजह बनी पाकिस्तान के जीतने में, अदरवाइज पाकिस्तान की मैच ना जीत सकते। और आप देखिएगा कि इस मैच में भी तीसरे दिन के बाद जब मौसम थोड़ा खुलेगा तो पाकिस्तान इतना प्रेशर क्रिएट करेगा, ये इंशाल्लाह पाकिस्तान यानी चौथा और पांचवा दिन पाकिस्तान के हक में हम देखेंगे। अच्छा अहमद भाई ये बताएं जी, वर्ल्ड कप प्रोमो कैसा मज़ेदार प्रोमो आपने देखा बगैर पाकिस्तान के, और वेस्ट इंडीज़ को डाल दिया जो कि वर्ल्ड कप का हिस्सा ही नहीं है। देखिए एज एक्सपेक्टेड हम कहेंगे वो राइवलरी, वो जेलसी, वो आपको एक्सेप्ट आज तक नहीं कर पाए, और उनका एम वही है कि पाकिस्तान में क्रिकेट को ख़त्म किया जाए, लेकिन उनके लिए नामुमकिन होगा। क्योंकि अभी आपने एशिया कप इमर्जिंग में भी देख लिया कि कितने ओवर कॉन्फिडेंट थे, और पाकिस्तान की टीम जिसको नहीं कहा जाता था, इंडिया के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम IPL की बात कीजिए, सारे दुनिया भर के प्लेयर वहाँ के खेलते हैं, उन सब के बावजूद हमारे जो प्लेयर थे पाकिस्तान के लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए, और क्या कन्विंसिंग विक्ट्री है मैं कहूँगा पाकिस्तान की, और पाकिस्तान ने बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। तो जहाँ टैलेंट की बात है, जहाँ क्रिकेट की क्वालिटी की बात है, उसमें तो वो दुनिया क्रिकेट में पाकिस्तान को आउट नहीं कर सकते। पाकिस्तान इन द T20 वर्ल्ड कप एज वेल, पाकिस्तान बीट देम बाय कॉम्प्रिहेंसिव मार्जिन विच इज 10 विकेट्स। रिजवान और बाबर आजम की तारीख साज पार्टनरशिप, तो उनको अब समझ आ गया होगा, बल्कि दुनिया को समझ आ जाना चाहिए। लेकिन वही बात है ना कि वो ICC के हाथ बंधे हुए हैं। वजह क्या कि इंडिया रेवेन्यू जनरेट करता है, इंडिया के रेवेन्यू जनरेट करने की वजह से सबके इंटरेस्ट उनके पास है, वो वहां जाके उनके प्लेयर्स आप खेलते नहीं हैं। समझते कि इससे क्रिकेट तबाह हो रही है, इससे क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो रहा है, क्रिकेट की खूबसूरती को कतगन, जैसे अभी एशिया कप में उन्होंने गंद घोला, पूरी दुनिया आगे पाकिस्तान खेल गई है, उनको तकलीफ उठी, वो तो हमारी मजबूरी थी, तो चले नजम सेठी साहब ये फैसला कर गए हाइब्रिड मॉडल का। ज़का अशरफ साहब तो इस पर बज़िद हैं कि दोबारा इस तरह का मॉडल, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ज़का अशरफ साहब इसको पसंद नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि दोबारा आइंदा इस किस्म के मॉडल की मैं तो हिमायत नहीं करूँगा। हाँ बिल्कुल, करनी भी नहीं चाहिए, पाकिस्तान को कहीं ना कहीं स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन मजबूरी फिर पाकिस्तान की। लेकिन ICC बेबस नजर आया। ICC का रोल था यहाँ पे कि क्रिकेट में डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, जो एक किसी मुल्क के लिए पॉलिसी है वो तमाम के लिए अप्लाई होनी चाहिए। हाँ, अगर आप इंडिया एशिया कप पाकिस्तान नहीं खेलना आ रहा था तो फिर पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाता, तो तब ICC का रोल प्ले करना चाहिए था। लेकिन ICC का झुकाव आपको नजर आ रहा है, साफ जाहिर है।
अच्छा ये बताएं जी, एशियज, थोड़ा सा एशियज पर भी बात करता हूँ, फिर वापस आऊँगा एशिया कप पे। अहमद भाई, एशियज का मामला कैसे देख रहे हैं? एशियज को चौथा टेस्ट ड्रॉ, मुझे लगता है कि ड्रॉ नहीं होना चाहिए था, अच्छा खासा रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकता था, थोड़ा सा लंबा कर गया मेरा ख्याल है इंग्लैंड इस मामले को। वेरी ट्रू, मैं कहूँगा इंग्लैंड आर देमसेल्व्स टू बी ब्लेम्ड। पहले टेस्ट मैच में 393 ऑन डे 1 करने के बाद अर्ली डिक्लेरेशन, ओवर कॉन्फिडेंस, वहां उन्होंने मैच लूज किया, क्योंकि अगर वो आखिरी 2 विकेटों पे मजीद 50 रन और करते तो वो उनके लिए, और वहां ऑस्ट्रेलिया को टाइम मिला क्योंकि पहले दिन था, ऑस्ट्रेलिया ने फाइट बैक किया, वापस आए। और इस टेस्ट मैच में, चौथे टेस्ट मैच में उन्होंने डिक्लेरेशन डिले की। 275 रन कितने चाहिए आपको सेकंड इनिंग में? मैं कहूंगा कि 100 या 150 की लीड भी बहुत मायने रखती है दूसरी टीम के ऊपर। लेकिन इंग्लैंड ने अपनी गलती की और उनका जो थिंक टैंक है, उनके जो कैप्टनसी है, उस पर ये क्वेश्चन मार्क आ गया है कि आपकी गलत स्ट्रेटेजी की वजह से जीता हुआ मैच आप ड्रॉ हो गया और सीरीज आपके हाथ से निकल हाँ, गई। एक तो ये क्यों? आपकी बात बिल्कुल सही है कि पहले आप बेसबॉल खेलते हैं, इतनी तेज खेलते हैं कि जल्दी ड्रॉ कर देते हैं, लोग कहते हैं यार 50-60 रन और कर लेते तो बेहतर होता। यहाँ पर आप 592 एक ही इनिंग में ले जाते हैं, मेरा ख्याल है सीरीज भी अपने हाथ से निकाल दी है अब इंग्लैंड ने। निकल गई सीरीज, क्योंकि देखें लेट से इंग्लैंड 5th टेस्ट मैच जीत भी जाता और 2-2 ड्रॉ होने पे भी एशेज जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पास रहेगी, क्योंकि लास्ट एशेज ऑस्ट्रेलिया ने जीती थी, तो इसलिए एशेज के पास नहीं रही। और जहां तक बात है कि जनाब ऑस्ट्रेलिया को आप इतना हल्का नहीं ले सकते, आप कमजोर टीमों के खिलाफ बेसबॉल जरूर खेल पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने देखिए क्या जबरदस्त मुकाबला किया। हाँ, आपको नजर आया होगा कुछ एरियाज में इंग्लैंड की बढ़तरी, लेकिन हम एक और प्रोग्राम में भी डिस्कस कर रहे थे, हमारे साथ एक और हमारे पैनलिस्ट थे और ये कहते थे कि टेस्ट क्रिकेट नहीं नजर आ रही। टेस्ट क्रिकेट वो क्रिकेट है जिसमें बैट और बॉल का कंपटीशन नजर आए। बेसबॉल आपने पिचेस ऐसी बना दी जहां बॉलर बिल्कुल इनइफेक्टिव हो गए और बैट्समैन आसानी से रन बना रहे हैं, बैटिंग फ्रेंडली पिचेस बना दी आपको ऐसी पिचेस। हमें याद है कि इंग्लैंड में हमेशा से पूरा दिन सीम और स्विंग ऐसी पिचेस होती थी कि बॉलर अगर पहला लंच से पहले बॉल कर रहा है या आखिरी सेशन में बॉल कर रहा है, उसका बॉल हर वक्त मूव होता रहता था। इस सीरीज में आपने देखा होगा इंग्लैंड डर गया ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलिंग अटैक से और उसने ऐसे पिचेस की कि जिसकी वजह से सीम स्विंग आपको नहीं नजर आई होगी। अच्छा अहमद भाई और काशिफ भाई, चूंकि आप दोनों हजरात कमेंट्री भी करते हैं, एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ, बात करूंगा अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे। ऐसा क्या इशू है हमारे पास कि हमारे पास रेड बॉल के स्पिनर्स ही नहीं रहे और ख़ास तौर पे ऑफ स्पिनर्स की कमी है, इसमें क्या इशू है? आप तो खुद कमेंट्री करते हैं, देखता हूँ मैं, आप लोगों के साथ कमेंट्री बॉक्स भी बैठ कर देखा, तो क्या वजह है? इस पर बात करते हैं, क्यों हमें परेशानी आ रही है ऑफ स्पिनर की तलाश में? हमारे पास सकलैन मुश्ताक जैसे बड़े लेजेंडरी ऑफ स्पिनर, सईद अजमल जैसे लेजेंडरी ऑफ स्पिनर मौजूद है, पर हम एशविन या लॉइन जैसा कोई ऑफ स्पिनर अब तक निकाल के नहीं ला पा रहे। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले जैसा कि मैंने कहा था, जरा ऑफ स्पिनर की बात करूंगा, अहमद भाई से शुरू करूंगा, फिर जरा काशिफ भाई से भी पूछेंगे। अहमद भाई, ऑफ स्पिन क्यों नापैद होती जा रही है पाकिस्तान में, खासतौर पर डोमेस्टिक सर्किट में? हर किसी को लेग स्पिनर बनना है। अरसलान, ना सिर्फ ऑफ स्पिन, स्पिन की हम ओवरऑल बात करते हैं, और वजह क्या है कि ये जो T20 क्रिकेट है, ये मैं इसको इसका जिम्मेदार कहूंगा, क्योंकि आपको पता है कि फास्ट बॉलर्स नया बॉल करके और फिर दोबारा लास्ट में जब डेथ ओवर में बॉल करने आते हैं तो उनको आप इफेक्टिव नजर आते हैं। वजह क्यों? कि बैट्समैन पावर प्ले का फायदा उठा रहा होता है और डेथ ओवर्स में ऑल आउट जा रहा होता है। स्पिनर काम नहीं कर रहे, स्पिनर इसलिए काम नहीं कर रहे कि पाकिस्तान हमेशा से फास्ट बॉलर्स को प्रोड्यूस करता रहा है और यही वजह है कि आपके पास एक के बाद एक तो रोल मॉडल होते हैं आपकी जो यंग जनरेशन है उसके लिए, और वही रोल मॉडल हमेशा से पाकिस्तान के लिए फास्ट बॉलर्स रहे। यही वजह है डोमेस्टिक क्रिकेट में जो कोकोबूरा का बॉल यूज हो रहा है वो स्पिनर्स को इतना असिस्ट नहीं करता, तो ये भी एक इशू है। और साथ साथ जो पिचेस बनाई जा रही हैं, एक स्ट्रेटेजी नहीं रहती, कभी डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म कर दी जाती है, कभी उसको दोबारा ले आते हैं, तो कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। आप एक रोड मैप दे रहे हैं तो उसको 5 साल के लिए अप्लाई करें, उसका रिजल्ट देखें। हाँ, कामयाब होता है तो उसको कंटिन्यू करें, नहीं होता तो फिर आप कोई और सोच सकते हैं, सेकंड ऑप्शन पे जा सकते हैं। अहमद भाई ये बताएं, आपने जो खुद भी कहा कॉकबरा का बॉल हम यूज़ कर रहे हैं, पिचेस के इशूज़ है, चलें मैं मान लिया, लेकिन अगर हम रेड बॉल में इसी तरह स्ट्रगल करते रहे, फेवरेबल कंडीशन है तो नुमान भी विकेट ले रहा है, फेवरेबल कंडीशन है तो अबरार भी विकेट लेगा। अबरार इज़ अ गुड बॉलर, लेकिन उसको थोड़ा टाइम चाहिए, उसमें इम्प्रोवाइजेशन के अमल को थोड़ा और पनपना चाहिए, थोड़ा और आगे आना चाहिए, क्योंकि इम्प्रोवाइजेशन, वेराइटीज़, डिलीवरीज, इसका चेंज, अब नुमान को आप कितना अरसा और खिला लेंगे? लेकिन
हम क्या नोमान से निकल के सोचेंगे तो क्या वापस यासिर शाह का सोचना पड़ेगा, क्योंकि बॉलर्स बड़े लिमिटेड है रेड बॉल में। चले वाइट बॉल में तो आपके पास शादाब है, इमाद है, अबरार है, उसामा मीर, उसामा पर बात कर सकते हैं। उसामा कैसा बॉलर है रेड बॉल के लिए, अगर उसको ट्राई करें? देखिए, अगर मैं दोबारा आपको एशिया कप इमर्जिंग में लेके जाऊंगा, हमारे स्पिनर्स अगर आप देखें तो सुफियान मुकीम लेफ्ट आर्म यस, मेहरान। चाइनामैन जबरदस्त। मैं कहता हूँ पाकिस्तान प्लेयर्स को बनाया जाता है, ऑलराउंडर्स, बैट्समैन, बॉलर, इनको बनाया जाता है। अगर आप T20 फॉर्मेट से क्राइटेरिया बना के पाकिस्तान टीम में ले आएंगे टेस्ट क्रिकेट में, तो ये गलत स्ट्रैटेजी होगी। आपको डोमेस्टिक क्रिकेट को, 4 डे क्रिकेट को, कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, जहां स्पिनर्स लंबे स्पेल करते हैं, जब बैट्समैन को प्लान करके आउट किया जाता है, बजाय इसके कि T20 में बैट्समैन शॉट खेल रहा है, खुद से अपनी विकेट थ्रो कर रहा है। तो ये टोटली डिफरेंट माइंडसेट है, टोटली डिफरेंट स्ट्रेटेजी है। तो गेम को समझना पड़ेगा सबसे पहले सिलेक्टर्स को, क्योंकि सिलेक्टर्स वही हैं जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, उनसे बेहतर और कौन समझ सकता है। उन्हें पता है कि किस फॉर्मेट में स्पिनर कहाँ कामयाब होगा। तो स्पिनर जब तक लंबे स्पेल नहीं करेगा, आपकी वाली बात कि जहां आपको सूटेबल कंडीशन मिल रही है वहां आउट कर रहे हैं, जहां नहीं मिल रही वहां दुनिया का कोई भी बॉलर आउट नहीं किया, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ा जीनियस हो, शेन वॉर्न या मुरलीधरन या सईद अजमल या सकलैन मुश्ताक गेंद करे हो। जो बाकी स्पिनर्स होते हैं वो इनफेक्टिव आपको नजर आएंगे। तो हमें तो इन जनरल बात करनी है। इन जनरल बात करने के लिए आपको डोमेस्टिक क्रिकेट, 4 डे क्रिकेट में जो लंबे स्पेल करके आउट कर रहे हैं उनकी विकेट्स को आप कंसीडर करें। एक और चीज मैं यहाँ पे आपको, सुनने वालों को, देखने वालों को बताऊंगा कि इंजमामुल हक जब चीफ सेलेक्टर थे, तो उनका ये कहना था कि मैं ये नहीं देखता कि बैट्समैन ने कितने रन्स बनाए, मैं ये देखता हूं कि किस पिच पे बनाए और किस बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट बनाए। यस। इसी तरह बॉलर कभी कि उसने कितने आउट किए मैं ये नहीं देखता, मैं ये देखता हूं कि किस कंडीशन में उसने आउट किए, वाइस वर्सा। तो ये भी सिलेक्शन में होना चाहिए कि आप खाली ये नहीं कि एक ने अगर 50 आउट किए लेकिन आप उसको टीम में सिलेक्ट कर लें, आप उसकी बॉलिंग को जाके खुद भी देखें। स्टैट्स जरूरी है, लेकिन वो कहते हैं ना, बर्ड आई व्यू होनी चाहिए आपके पास, आप खुद जाकर देखें, और सिलेक्टर्स का काम भी यही है। अच्छा ये बताएं सर, अब हमने वनडे खेलने हैं, एशिया कप और वर्ल्ड कप दोनों तकरीबन एक जैसी पिचेस पे होंगे, कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस हो गई कि हमारे पेसर्स जो हैं वो बड़ी शानदार तरीके से बॉल कर रहे हैं और विकेट ले रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात। ख़ास तौर पे मैं नसीम शाह का जिक्र करूं, आप देखें अब तक तमाम इनिंग्स में उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और वो वनडे, T20, टेस्ट अब इम्प्रूव कर रहा है बहुत ज़्यादा। हाँ, नसीम शाह की देखें, आपको कोचेस को दाद देनी पड़ेगी जिन्होंने इनको एक प्रोग्राम बना के दिया है, और उस प्रोग्राम पे वो पूरी तरह चल रहे हैं, और आपकी सामने उसकी परफॉर्मेंस है नसीम शाह की। सीम आपको स्विंग नसीम शाह की बॉल में शाहीन शाह अफरीदी से ज्यादा नजर आ रहा है। जो टिपिकल राइट आर्म फास्ट बॉलर, उसका बनाना स्विंग होता है, वो लेंथ पे पड़ने के बाद बाहर निकलता है। नसीम शाह पेस के साथ बॉल कर रहे हैं, और बैट्समैन कमिट कर रहा है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि क्रिकेट में, रेड बॉल क्रिकेट में, कि कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी, ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के बाहर जो लाइन है, वहां बैट्समैन, उसके पांव अगर फंसे हुए अपनी क्रीज में, तो सिर्फ बैट आगे लेके जाएगा। जब तक कि आपका बैट और पैड दोनों लाइन के साथ आगे नहीं जाएगा, तो आपकी करेक्ट टेक्निक नहीं है, तो एज लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और वही हम देख रहे हैं कि नसीम शाह पे इवन 105 टेस्ट मैचेस खेलने वाले एंजेलो मैथ्यूज, वो भी आपने देखा कि उनको बआसानी उन्होंने आउट किया। तो पेस डज मैटर, और साथ साथ स्किल्स ऑब्वियसली। धनंजय के हवाले से, धनंजय ने तो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दी है वैसे अहमद भाई, बड़ा इंप्रेसिव है, बहुत इंप्रेसिव है। हाँ, देखिए, आपको ब्रेव होना पड़ता है, आपको चांस लेना पड़ता है। उनके उनके चांसेस गए, जिस तरह इसी मैच में देख ले, नुमान ने उनका जो कैच छोड़ा, वो अगर पकड़ लेते थे, वो 33 for 4, तो पाकिस्तान उनके 5वां, धनंजय भी आउट हो सकते थे। हाँ, कुछ कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं कि वो चांसेस लेते हैं, और जैसी एक आध शॉट उनकी लग जाती है तो कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है, फिर वो उसको कैश इन करते हैं। लेकिन लकीली फॉर पाकिस्तान ने उनको बड़ी इनिंग नहीं खेलने दी इस टेस्ट मैच में, और आउट करने में कामयाब हुआ। बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि हमने बात की जरा क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान श्रीलंका और दीगर क्रिकेट के मसाइल, वर्ल्ड कप, एशिया कप। अब ज़रा स्पेशल बात होगी, ये सेगमेंट हम करेंगे एथलीट्स के हवाले से, एथलेटिक्स के हवाले से। चाइना में यूनिवर्सिटी वर्ल्ड समर गेम्स होने जा रहे हैं 2023। इस बार चाइना में मुनक़िद हो रहे हैं, इससे पहले मुख्तलिफ ममालिक में मुनक़िद होते हैं। दुनिया भर की यूनिवर्सिटी लेवल के एथलीट्स उसमें हिस्सा लेते हैं। एमेचर एथलीट्स का हिस्सा लेना ये साबित करता है कि दुनिया भर में जो ममालिक हैं वो इस चीज़ से बाखूबी आगाह हैं कि यूनिवर्सिटी या ग्रास रूट लेवल पर जब एथलीट्स तैयार किए जाते हैं, तो वही एथलीट्स फिर नेशनल साइड पे जब आते हैं तो रिजल्ट्स ओरिएंटेड गेम्स में पार्ट लेते हैं, और फिर अपने अपने ममालिक के लिए
गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल या फिर अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ग्रास रूट लेवल पर गेम्स की तबाही की बड़ी जिम्मेदारी तो चलें जिस पर है वो सबको पता है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी लेवल पर या यूनिवर्सिटीज़ के साथ स्कूल ग्रास रूट लेवल पर गेम्स तकरीबन ना होने के बराबर हैं। सिर्फ क्रिकेट आपको दिखाई देती है, हॉकी के ग्राउंड्स मौजूद नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में इतनी जगह नहीं है कि वहाँ ग्राउंड्स बनाए जा सकें। इसी वजह से ग्राउंड्स की कमी सबसे बड़ी रीज़न मेरा ख्याल है होती है, जिसकी वजह से एथलीट्स मजबूर हो जाते हैं कि मुख्तलिफ फेडरेशंस के साथ जुड़ें और फिर यूनिवर्सिटी लेवल गेम्स को उस तरह से प्रमोशन पाकिस्तान में नहीं मिलती। होती हैं लेकिन उसकी प्रमोशन नहीं मिलती, या वहाँ से बड़े बड़े एथलीट्स जो हैं वो खुद ही आके खेलते हैं। पहले वो नेशनल साइड से खेल लेते हैं, फिर वो यूनिवर्सिटी से, जबकि होना ये चाहिए पहले यूनिवर्सिटी से खेले और फिर वो आके नेशनल साइड से खेले। बिल्कुल वैसे ही जैसे क्रिकेट में वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान अपने स्कूल कॉलेजेस की टीम्स और यूनिवर्सिटी की टीम से खेलते रहे। एहसाम उल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, चाइना मीडिया ग्रुप से उनका ताल्लुक है, चाइना से हमारे साथ मौजूद हैं। वर्ल्ड गेम हो रही हैं यूनिवर्सिटी 2023 समर गेम्स कहलाती हैं, इसके बारे में ज़रा जानेंगे कि कैसी हो रही हैं, चाइना में हो रही हैं, क्या तैयारियां हैं, दुनिया भर से कितने ममालिक हैं इसमें। पाकिस्तान का तो हमें पता ही है कि पाकिस्तान के जब दस्ते जाते हैं तो लास्ट टाइम पे इसकी तैयारियां होती हैं और आखिरी बिल्कुल मोमेंट्स पर इसका अनाउंसमेंट होती है। ज़रा ये भी पता कर लेंगे कि अब तक की क्या इतलात है एहसाम के पास। एहसाम अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक। एहसाम, एक तो ज़रा बताइएगा कि कब शुरू हो रही हैं गेम्स और कितने बड़े कैनवस की गेम्स हैं? जी हाँ, ये कहलाती है वर्ल्ड समर यूनिवर्सिटी समर गेम्स और ये 2023 में इस बार चीन का एक सूबा है सिचुआन, और सिचुआन का एक शहर है जिसे छिंगडू के नाम से जाना जाता है। ये 28 जुलाई से गेम्स का आगाज हो रहा है और ये 8 अगस्त तक जो है वो जारी रहेंगे। इन मुकाबलों की अगर हम थोड़ी सी तारीख की बात करें तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फेडरेशन जो है इसका 1949 में कायम हुआ था और उसके बाद 1959 से बाकायदा जब इन गेम्स का आगाज हुआ है तो ये जो इवेंट है ये 31वां इवेंट है समर गेम्स का, और अब तक 29 जो सेशंस हैं वो विंटर गेम्स के हो गए हैं। कुल 25 मुकाबले इसमें मुख्तस होते हैं, जिनमें से 15 गेम्स वो हैं जो समर में खेले जा सकते हैं, तो वो समर इवेंट होता है, और 10 इवेंट्स ऐसे होते हैं, गेम्स ऐसे होते हैं जो विंटर के हवाले से होते हैं, जिसमें आइस हॉकी और दीगर तमाम चीजें होती है। तो वो अलग सेशन होता है और उसको अलग मुनक्किद किया जाता है। तो ये इसकी थोड़ी सी डिटेल है। ये 31वां जो है वो मुकाबला है इस वक्त समर की, अगर हम बात करें। चलिए, आपने फेसू यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की जिक्र कर ही दिया है। एहसाम, कितनी तैयारी होती है एथलीट्स की इन गेम्स के लिए? अब तक ये आप खुद बता चुके हैं कि 12 ये गेम्स मुनक्किद की गई मुख्तलिफ ममालिक में, इस बार चाइना में। इससे पहले हम देखते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर एथलीट्स का तैयार होना ये कितना ज़रूरी है और इस पर कितनी तैयारी होती है? बिल्कुल वैसी होती है जैसी नेशनल साइट्स के गेम में होती है? और खास तौर पर अरसलान, अगर हम इन गेम्स की बात करें ना, तो आप अगर इनकी पूरी हिस्ट्री देखेंगे, आपको कहीं से भी ये नहीं लगेगा कि ये कोई ओलंपिक्स की सतह के कम के मुकाबले हैं। इतनी ज्यादा तैयारी और इतना ज्यादा उसके प्रोसीजर्स हैं। इवन डोपिंग भी टेस्ट जो है वो भी यहाँ पे लिए जाते हैं खिलाड़ियों के, ताकि कोई ऐसा खिलाड़ी सामने ना आए और कामयाबी हासिल न करे जिस पर बाद में कोई नुक्ताचीनी हो सके। 2003 की रिकॉर्ड तादाद बात की जाती है जब 174 ममालिक ने हिस्सा लिया। 2013 में इसमें 10,000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अच्छा, तो 10,000 से ज़्यादा एथलीट्स? ये रिकॉर्ड है अब तक, और ये रशिया में गेम्स हुए थे, रूस में। इतनी बड़ी तादाद ने इसमें हिस्सा लिया, क्योंकि यूनिवर्सिटीज सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ममालिक या किसी एक मुल्क की एक टीम, बल्कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज इसमें हिस्सा लेती रहती हैं। तो उसमें खिलाड़ियों की जो तादाद है वो बढ़ भी सकती है, और ये इतनी बड़ी तादाद, इसका ये क्लेम करते हैं कि ये रिकॉर्ड भी है और बड़ा रिकॉर्ड है। अच्छा। तैयारियों के हवाले से सिर्फ ये नहीं है कि आपने कुछ डेट दे दी और उसमें मुकाबले शुरू हो गए, बल्कि बाकायदा एक प्रोसीजर है। मंथ्स अगो ये शुरू होता है, महीनों पहले, और उसमें एंट्रीज और सारी चीजें और उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस, हर चीज उस बॉडी ने तय की हुई है, और उसके बाद ये मुकाबले यहाँ तक पहुंचते हैं। एहसाम, यूनिवर्सिटी लेवल पर एथलीट्स की तैयारी कितना ज़रूरी है? चाइना में आप चूँकि बड़े लंबे अरसे से क़याम है आपका और जर्नलिस्ट हैं, आप चीज़ें देखते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पर एथलीट्स पर कितनी तवज्जो दी जाती है चाइना में?
अच्छा, सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल पर नहीं, आप ये मान लें कि अगर यूनिवर्सिटी लेवल पर तैयारियों की हम बात कर रहे हैं तो प्रोसेस उससे नीचे शुरू हो रहा है। बिल्कुल ठीक, ग्रास रूट लेवल चीन से। में जी हाँ, चीन में अगर मैं कहूँ कि ये रूटीन का हिस्सा है कि हर शख्स ने अपने आप को फिट रखना है, हुँ, वो एक उमूमी बात हो जाती है। फिर ये जो बच्चे जो हम स्कूल गोइंग बात करते हैं, इनकी इतनी ज़्यादा तादाद होती है, प्रैक्टिस की इतने ज़्यादा सेशंस होते हैं कि मुख्तलिफ स्कूल्स में शाम तक के स्कूल्स होते हैं यहाँ पर 5 बजे तक के, और उनमें ये लाज़मी हिस्सा होता है कि आपने स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना है, उसमें लाज़मी ये होता है कि आपने म्यूज़िक में हिस्सा लेना है, डांसेस क्लासेस में हिस्सा लेना है, आर्ट वर्क में हिस्सा लेना है, फाइन आर्ट्स में, तो ये तमाम चीज़ें उस स्कूलिंग का हिस्सा हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जो यूनिवर्सिटी लेवल पर अगर चीन की कामयाबियाँ हैं या आलमी लेवल पर, आलमी सतह पर हम ओलंपिक्स की बात करते हैं, वहाँ कामयाबियाँ हैं, ये कामयाबियाँ स्कूल की सतह से शुरू होती हैं। इसके अलावा सिर्फ स्कूल्स नहीं, बल्कि आपको चीन में बड़े शहरों में और छोटे शहरों में भी बहुत सारे ऐसे कहना चाहिए कि आपको सेंटर्स मिलेंगे जहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर शाम में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं, और वो ऐसा नहीं है कि आप गए और जिस तरह से पाकिस्तान में है कि लोग मुख्तलिफ खुद अपनी टीम्स बना लेते हैं और जाके खेल लेते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ती है, फिर आपको बाकायदगी से उसको अटेंड करना पड़ता है। मैं इस वक़्त चूँकि बीजिंग में हम हैं और हम बात कर रहे हैं छिंदू की, तो ये तो बड़े शहर है ना। आप मेरा विज़िट हुआ काशगर जाने का इत्तेफ़ाक हुआ मुझे कोई 2 माह कबल, और मैं हुँ। वहाँ एक स्कूल में जब गया तो हमें उस विज़िट को इसलिए करवाया गया था, वो अरेंज इसलिए हुआ था कि उस स्कूल की ये ख़ासियत थी कि वहाँ पढ़ाई के साथ-साथ जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं चाइना के, वो डेवलप होते हैं, उसकी ये शोहरत थी। और जब मैं वहाँ गया इस्लाम, तो आप यकीन मानें कि मेरी हैरत की इंतहा नहीं थी जब वो एक क्लास के एक 1 स्टैंडर्ड से लेके 4 और 5th स्टैंडर्ड तक या 6th स्टैंडर्ड तक की इनकी टीम्स थी, और वहाँ ऐसी प्रिपरेशन थी कि मैं यकीन नहीं कर सकता, और वो छोटे-छोटे से बच्चे 10 साल, 12 साल, 14 साल के, वो इतना खूबसूरत फुटबॉल खेल रहे थे कि जिसको आप यकीन नहीं कर सकते। तो ये तैयारियाँ स्कूल लेवल से ही शुरू हो जाती हैं, और सिर्फ स्कूल नहीं, बल्कि जो दीगर सेंटर्स हैं मुख्तलिफ, और सिर्फ यही नहीं, फुटबॉल की मैं बात कर लूँ तो वो तो एक अलग स्पेशल केस है क्योंकि दुनिया भर में खेला जाता है। जो उनकी तैयारियों के लिए भी यहाँ सेंटर्स हैं, और जो वेकेशंस होती हैं उनमें खास तौर पर ये देखा जाता है कि बच्चे उन सेंटर्स में जाके अपने आप को खास तौर पर जिम्नास्टिक के हवाले से तैयार कर सकें। अच्छा एहसाम, जो मेरी इत्तलात हैं 1949 से अब तक 74 साल हो चुके हैं इन गेम्स को भी मुनक्किद होते, इस बॉडी को भी होते। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि 170 के करीब मेंबर्स एसोसिएशंस हैं इस बॉडी की, फिजू की मैं बात कर रहा हूँ। फिर इसमें एथलेटिक्स, स्विमिंग, डाइविंग, वाटर पोलो, आर्चरी, बास्केटबॉल और फेंसिंग, फिर फुटबॉल और फिर जिमनास्टिक। स्पेशली जिमनास्टिक की अगर मैं आपसे बात करूँ, चाइना इसमें बहुत आगे है जिमनास्टिक में। बड़े ममालिक अमेरिका, चाइना, रशिया ख़ास तौर पे बहुत तवज्जो देते हैं जिमनास्टिक के हवाले से। कितना काम होता है ग्रास रूट लेवल पे? और हमारे यहाँ, आप चूँकि पाकिस्तान भी रहे हैं, आपको अंदाज़ा है, तो हमारे यहाँ अगर मैच करें आप, तो क्या हमारे यहाँ तो खैर जिमनास्टिक की एसोसिएशन ही फ़ाल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ इस पर काम बिल्कुल नहीं होता, और ग्रास रूट लेवल पे जिस तरह वहाँ काम होता है और जिस तरह हमारे यहाँ होता है, क्या बड़ा फ़र्क है? बहुत फ़र्क है, बल्कि अगर मैं कहूँ कि कोई आपस में कंपैरिज़न ही नहीं है तो गलत नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में जो खेल खेले जाते हैं ख़ास तौर पर, उसमें क्रिकेट एक बहुत नुमायाँ खेल है, उसके बाद हॉकी और फुटबॉल, और फिर हम अगर आते भी हैं तो हमारे जो देहातों में जो खेल ज़्यादा है वो कबड्डी और इस तरह की टीम्स हम इंडिया में भी जीत के आए हैं, तो वहाँ हमें एक एज मिल जाता है। जो गेम्स ओलंपिक्स में खेले जाते हैं, मैं आप हम सब कवर करते रहे हैं स्पोर्ट्स को, आप भी मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि बहुत सारे तो ऐसे गेम हैं जिनके बारे में शायद पाकिस्तान में लोगों को इल्म भी नहीं होगा कि ये गेम होता क्या है। उन्हें शायद एक आध हुँ। तरफ देखी हो, उसके रूल्स की तो बहुत आगे की बात है, फिर वो तो हम जानते ही नहीं। तो बुनियादी तौर पर फ़र्क यही है कि चीन में इस चीज़ को, चीन और दी जिस तरह से आपने दीगर मुल्कों की भी बात की, वहाँ इसको लाज़मी हिस्सा समझा जाता है, और ये स्पोर्ट्स चूँकि इंडोर स्पोर्ट्स होते हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा, मसलन आप बास्केटबॉल की बात कर लें, तो हुँ। बास्केटबॉल कोर्ट आपको चीन में हर जगह रोड्स पे मिलेगा बना हुआ, जहाँ लोग शाम में जाके और बास्केटबॉल खेल रहे हैं। पाकिस्तान में इस तरह का कल्चर नहीं है। हालाँकि उसकी कोई बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं है उस पे, कोई इतना ज़्यादा उसकी फाइनेंसिंग भी नहीं ज़रूरत होती, लेकिन उसके बावजूद चूँकि वो पनपता नहीं है वो खेल पाकिस्तान में, तो इसलिए
वहाँ मुश्किलात। अच्छा एहतसाम, चाइना में क्रिकेट का भी हम देख रहे हैं कि एक रिवाज चल निकला है या एक बूम शुरू हुआ है। पाकिस्तान से कोचेस भी गए वहाँ, पाकिस्तान के नेशनल साइड के ओपनिंग बैट्समैन रहे हैं फैसल अतर, हैदराबाद से उनका ताल्लुक है, वो भी वहीं पर मौजूद हैं आजकल। उनके साथ दीगर कोचेस हैं। क्रिकेट के हवाले से भी काम हो रहा है, यानी चाइना स्पोर्ट्स पर बहुत तवज्जो दे रहा है। बिल्कुल, हमने फैसल अतर से मेरी भी एक सेशन में बात हुई थी, हमने एक बड़ा डिटेल इंटरव्यू उनका किया था, तो उसमें उन्होंने ये बताया कि बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और अभी यूँ समझ लें कि चूँकि पाकिस्तान एक ऐसी नेशन है जो क्रिकेट के हवाले से दुनिया भर में जानी जाती है, तो पाकिस्तान से लोग आके यहाँ ट्रेन कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें अभी उनके सामने भी आ रही हैं कि हमने इस स्पोर्ट्स को कैसे आगे लेकर जाना है। लेकिन जो प्रॉब्लम फेस इस वक़्त चाइना में फैसल अतर जो बता रहे थे, जो उनका मौक़िफ़ था, वो ये था कि चूँकि इस गेम को अभी बहुत ज़्यादा रिप्रेज़ेंटेशन नहीं मिली नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर, तो जो हीरोज़ हैं, वो नहीं पैदा हुए अभी तक। चाइना की अगर हम बात करें, वुमेन क्रिकेट की बात कर लें या मेंस क्रिकेट की बात कर लें, तो जब वो हीरोज़ पैदा होना शुरू हो जाते हैं, तो फॉलोइंग ज़ाहिर है कि फिर बढ़ जाती है। चीन में जो ओलंपिक्स के गेम्स हैं, जिनकी अभी आपने तज़किरा किया, जो सिंधु में भी इसमें समर यूनिवर्सिटी में भी खेले जा रहे हैं, तो उनमें ज़ाहिर है कि लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा है, उनके हीरोज़ हैं, जिनको वो फॉलो करते हैं, फिर उनकी अच्छा प्रैक्टिसेज़ हैं, फिर एहतसाम, उनका एक चीज़ शौक है आपसे देखने का। जानना चाहूँगा। चलिए इस पर तो करते हैं बात कि क्रिकेट के हवाले से आगे आने वाली एशियन गेम्स हैं, उसके चाइना में भी मैचेस हैं और वहाँ क्रिकेट भी होगी। इंडिया भी इस बार अपनी टीम वहाँ भेजेगा, माँ और पाकिस्तान भी भेजेगा। लेकिन यहाँ पर मामला ये है, कितना इन्वेस्ट होता होगा एहतसाम आपके ख्याल में? इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखें, फैसिलिटीज़ के लिहाज से देखें, क्या फैसिलिटीज़ हैं? हमारे यहाँ तो नेशनल साइड के जो एथलीट्स हैं, जो स्टार्स हैं, उनके पास बेचारों के नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो ग्रास रूट लेवल पर खेल रहे हैं, क्या क्या आपने एक्सपीरियंस किया है? तो क्या-क्या फैसिलिटीज़ देखी ग्राउंड समेत, जिम समेत, जो भी आप बताना चाहें? बहुत फैसिलिटीज़ हैं अरसलान, और जिस तरह से मैंने आगाज़ में कहा था कि अगर यूनिवर्सिटी लेवल पर जो गेम्स अभी हो रहे हैं, इसमें हम रिप्रेज़ेंटेशन देखेंगे और आप देखिएगा कि चाइना किस तरह से कम्पीट करता है। ये तमाम फैसिलिटीज़ इनको ग्रास रूट लेवल पर दी जाती हैं। सिर्फ़ फैसिलिटीज़ ही नहीं, ग्राउंड्स तो हमने खुद अपनी आँखों से देखे हैं यहाँ पर और उनमें प्रैक्टिस करते हुए। कोचेज़ की बड़ी तादाद है, जिनको अपॉइंट किया जाता है और वो अपना काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा जब मैं जो काशगन वाली मैंने आपसे बात की थी, अब मैं आपको वहाँ का बताऊँ तो वो जो कोच थे, उन्होंने हमें ये बताया कि जब फर्स्ट ग्रेड में बच्चा आ जाता है, तो हम उसको जब वो ख्वाहिश का इज़हार करता है कि मैंने फुटबॉल खेलनी है या दीगर गेम्स खेलनी है, तो बाकायदा उसका एक टेस्ट होता है फिज़िकल। अगर वो उस टेस्ट में क्लियर नहीं होता, यानी उसकी फिज़िकल जो रिक्वायरमेंट है उस गेम की, वो इतनी नहीं है कि हम उसे खिला सकें, तो हम उसे मना करते हैं। और अगर वो कम्पीट कर जाता है, यानी वो इस काबिल है कि वो खेल सके, तो फिर उसके बाद उस पर वो सारे प्रेशर्स होते हैं जो किसी भी एथलीट पर होते हैं, यानी उसका लाइफ़स्टाइल, उसका खाना-पीना, उसकी रनिंग, उसकी रोज़ की रूटीन, ये सारी चीज़ें मॉनिटर होती हैं, तब जाके ये प्लेयर्स इतना आगे होते हैं। तो जो आप बात कर रहे थे, पाकिस्तान में तो अब अनफॉर्च्यूनेटली हमारा हाल तो ये है कि हमें तो इंटरनेशनल लेवल तक जाने के बाद प्लेयर को ये पता चलता है कि ये एक लाइफ़स्टाइल जो है, ये आपकी गेम का हिस्सा है। अगर आप उसको फ़ॉलो नहीं करेंगे, तो उससे आपकी परफ़ॉर्मेंस मुतासिर होती है। तब अकेडमीज़ की सतह पर जाके समझ में आता है, और लेकिन आपने अभी ऐसा नहीं है। डोप का ज़िक्र किया है एहतसाम, तो डोपिंग के हवाले से जो एंटी डोपिंग कवानीन है, उसके हवाले से कितना वहाँ पर काम हो रहा है और बच्चों को कितनी आगाही दी जा रही है? ये काम ग्रास रूट लेवल पर होता है कि आप अपने एथलीट्स को बताएं कि भाई ये खाना है, ये नहीं खाना, ये दवाई लेनी है, ये दवाई नहीं लेनी। फिर फिटनेस के लिए जो कार्ब्स या जिस जिस एरिया में आपको अपनी डाइट की ज़रूरत है, उस पर क्या डाइट कब होनी चाहिए। ये नहीं कि रोज़ उठें और पिज़्ज़ा और बर्गर खाएं और ज़िंदगी गुजारें। ये शुरू से होगा तो ही बड़े एथलीट। अब देखें ना, आप चाइना का बहुत बड़ा दस्ता होता है ओलंपिक्स में, इसी तरह अगर हम अमेरिका या दीगर ममालिक की बात करें तो बहुत बड़ा दस्ता होता है, पाकिस्तान का छोटा सा दस्ता होता है। अब ये जो डाइट की मैं बात करूं या जो डोपिंग के हवाले से कवानीन है कि जिससे बचना है, उसकी कितनी आगाही है वहाँ पर? इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि चीन में खिलाड़ियों को तो आप थोड़ी देर के लिए अलग कर देना कि जो ग्रास रूट लेवल पर हैं या जो किसी एकेडमी की सतह पर है, वहाँ पर तो ज़ाहिर है इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगी, वहाँ पर तो इस हवाले से काम होता ही है। आप ये अंदाज़ा करें कि अगर मैं और आप पाकिस्तान में हैं और हमें कोई फ़ील होता है कि हम बीमार हैं, तो हम उसकी कोई भी दवा जाके खरीद सकते हैं। बिल्कुल सही। सोचते हैं हमारे यहाँ इस तरह से पाबंदी नहीं है, चीन में ऐसा नहीं है। एक आम शहरी भी जाकर बगैर प्रिस्क्रिप्शन के जो ओवर द काउंटर्स दवाएँ होती हैं, वो नहीं ले सकते और उसके लिए बड़ी सख्ती है। उसमें ये नहीं है कि आप किसी भी किस्म की जान-पहचान और ऐसा कुछ। और जो
स्टोर्स हैं, वहां पर कोई आपको दुकानदार नहीं बैठा, वहां पर फार्मासिस्ट हैं जो ये डील करते हैं, जो आपसे पूछते हैं, आपको चेक करते हैं, उसके बाद जो आप दवा उनसे डिमांड कर रहे हैं वो आपको देंगे, ये भी एक अलग मरहला है। तो जब आम सतह पर इतनी ज्यादा कहना चाहिए कि सख्तियां हैं और इतनी ज्यादा पाबंदियां, तो फिर आप सोचें कि नेक्स्ट लेवल क्या होगा। और एक और चीज वो ये कि चीन में ये रुझान अब आम पाया जाता है, आम शहरियों में भी, कि बेजा दवाओं का इस्तेमाल यहाँ नहीं होता। इवन सर दर्द में भी मुख्तलिफ बाम आप यूज कर सकते हैं सर पे लगाने के लिए, अगर बहुत शदीद दर्द है। और आप दवाओं को प्रेफर नहीं करते, और यहाँ दवाएं उस तरह से अवेलेबल भी नहीं और ना उसका रुझान है। हम्म। फिर आप इससे अंदाजा लगा लें कि जो कम्पीट करने वाले जो खिलाड़ी हैं, जिनका काम ही ये है, और फिर डोपिंग की अगर हम बात करें खासतौर पर, तो वहां पर तो बहुत ज्यादा मेहनत है। और इसीलिए हम देखते हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी जो बड़ी नेशंस हैं, अमेरिका का आपने नाम लिया, चीन का आपने नाम लिया, रशिया का आपने नाम लिया, इवन ईरान की आप बात कर लें, तो वहां पर केसेस बहुत कम तादाद में आते हैं इस तरह के गेम्स हो गए और बाद में पता चला कि जनाब फलां प्लेयर जो है वो किसी ममनू अद्वियात के इस्तेमाल में शामिल था। तो इस तरह से चीजें यहाँ बहुत रिजर्व है। अच्छा एहसाम, ज़रा सा हम इस पर बात करें कि वहाँ पर नशोनुमा के हवाले से मैं इसलिए आपसे ये आज जानना चाह रहा हूँ, मौका है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समर गेम्स 2023 के हवाले से हम डिटेल डिस्कशन भी कर रहे हैं, वो इसलिए कि पाकिस्तान का भी ज़रा कुछ जानने की कोशिश करें। तो अगर डिटेल आपसे जानना चाहूँगे, पाकिस्तान से भी यकीनी तौर पर जब आपने इस पर काम शुरू किया है, आपका तो काम है जर्नलिज्म करना, तो पाकिस्तान से क्या इत्तलात आएंगे? पाकिस्तान का दस्ता भी जा रहा है, नहीं जा रहा, क्या कोई अभी भी बहाम है? वैसे ही खामोशी है जैसे अक्सर हुआ करती है। मैंने राब्ता करने की कोशिश भी की है, लेकिन कोई ऐसा सच राब्ता मुझे हुआ नहीं। और फिर मैंने थोड़ी सी कोशिश की कि हिस्ट्री भी पढूं, कोई ऐसे खिलाड़ी पाकिस्तान के जिन्होंने, तो वो बहुत ज्यादा काबिल कदर चीजें उस हवाले से भी नहीं है। वो इसलिए नहीं है अरसलान कि मैं और आप हम सब जानते हैं कि हमने आपने यूनिवर्सिटीज की सतह पर कितने गेम्स में हिस्सा लिया आज तक। मैंने भी पढ़ा, आपने पढ़ा, और हम हमारे जितने नाज़रीन हमें देख रहे हैं, बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं। कितना ज्यादा गेम्स को प्रमोट किया जाता है। तो जब इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स का ये हाल है, तो आप सोचें कि नेशनल लेवल पर क्या होगा और फिर इंटरनेशनल लेवल पर हमारी क्या नुमाइंदगी होगी। तो ये ऐसा मौजू है जिसके बारे में बात करते हुए अफसोस होता है। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरह से, क्योंकि अगर मैं तैयारियों के हवाले से बात करूं, तो इन गेम्स को, जो कि सिर्फ यूनिवर्सिटीज की सतह की गेम्स हैं, इंटरनेशनल गेम्स हैं, इसीलिए 100 से ज्यादा ममालिक में इस बार जो गेम्स हो रही है इनको ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। ओह। और इसके लिए बड़ी बड़ी टीम्स हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि 25 जुलाई को जो इनका मीडिया सेंटर है, जब उसका इफ्तिताह हुआ, उसने अपने ऑपरेशंस का आगाज किया, तो बताया गया कि ऑलमोस्ट 3000 अबव जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो चीन के और दीगर ममालिक से यहाँ आए हुए हैं, और उनको वो तमाम फैसिलिटीज, जिसमें तर्जुमा है, जिसमें ज़बरदस्त। टेलीकम्युनिकेशन के मामलात हैं, और इसके अलावा दीगर जितनी भी इंफॉर्मेशन गेम्स के हवाले से है, रोजमर्रा की बुनियाद पर वो उनको फराहम की जाएगी। चलें, तो वो 3000 से ज्यादा सहाफी हैं। बहुत शुक्रिया आपका। चाइना मीडिया ग्रुप से एहसामुल हक हमारे साथ मौजूद थे। वर्ल्ड समर गेम्स यूनिवर्सिटी लेवल के 2023 जो इस वक्त चाइना में मुनक्किद होने जा रहे हैं, उसके हवाले से डिटेल थी। पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटी लेवल पे इस तरह की कभी कोई तैयारी नहीं हुई। जितनी अच्छे लेवल की तैयारियां वहाँ ग्रास रूट लेवल पर होती हैं, इसीलिए दुनिया में बड़े बड़े एथलीट्स पैदा होते हैं। पाकिस्तान के एथलीट्स पहले नेशनल साइड के लिए बेचारे धक्के खाते रहते हैं, फिर उन्हें यूनिवर्सिटी बुला के तो एक प्राइड के तौर पर खिला देती है, जबकि यूनिवर्सिटी से खेल कर नेशनल साइड में आना चाहिए। चलिए अब तक के लिए इतना ही। पहले पार्ट में हमने बात कर ली थी क्रिकेट के हवाले से, दूसरे पार्ट में टोटल समर गेम्स के हवाले से। फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।